अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। के पिछले वीडियो में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डिस्कस किया था कि डी ब्रोगली ने ये एक प्रिडिक्शन दे सॉरी प्रिडिक्शन मतलब यानी कि एक हाइपोथेसिस दिया था उसने डी ब्रोगली ने कि जब अगर एक लाइट बिहेव कर सकती है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल, तो अगर ये इस तरह मुमकिन है तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है। ये डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया था। वो इस हाइपोथेसिस पर जो प्रैक्टिकल काम किया था वो किया था डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंसदान थे, साइंटिस्ट, इन्होंने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पर काम किया था। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो वो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सही है कि तकरीबन 99% सही साबित हुआ था। कि डी ब्रोगली ने ये कहा था कि अगर ये मुमकिन है कि एक लाइट बिहेव कर सकती है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सकती है। ये इसने कहा था। तो इस पर प्रैक्टिकल काम डिवीजन और जर्मर ने किया था। तो इसलिए इसको हम डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, ये था इसका मेन मकसद मैंने बता दिया है। अब इसको हम स्टडी करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस एक्सपेरिमेंट डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स पासिस पासिस मतलब है रखती हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ या हैव अ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। जो ये है फार्मूला, ये किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। ओके, कि इस एक्सपेरिमेंट में डिवीजन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेवलेंथ रखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसलिए ये डी ब्रोगली की वेवलेंथ की जो इक्वेशन थी डी ब्रोगली की, उसको डिवीजन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चूँकि पार्टिकल्स होते हैं, ये एज अ बिहेव कर सकते हैं एज अ वेव। ओके, तो ये पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट देखें। द एम वाज टू डिटेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न मेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स। कि जो इस डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो मेन मकसद था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी उन्होंने, निकल क्रिस्ट पर करवाई थी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट हो गए थे। ये प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। एक मैं थ्योरी लिखी है। ओके, इन पॉइंट एक पॉइंट की शक्ल में हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। ए सिंस डिफ्रैक्शन just like interference is a property that waves exhibit, hence they prove that electrons had associated waves। ये जिस तरह हम जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है और इंटरफ्रेंस करता है। ये तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी हैं? ये लाइट की प्रॉपर्टी हैं। लेकिन जब ये डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें भी यही देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं वो भी बिहेव कर रहे हैं एज अ डिफ्रैक्शन। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स है, ये भी बिहेव कर सकते हैं एज अ वेव। ओके, ये मैंने थ्योरी बता दी है। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या जो चाहिए था चीज़ें, वो था एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सेकंड था निकल टारगेट ओरिएंटेशन और स्कैटरिंग एंगल। ये तीनों चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। ओके, ये थ्योरी होगी हमारी। अब हम इसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम उस पर आते हैं। अच्छा, एक ही पॉइंट रह गया। दे अटैम्प्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू स्टडी सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ निकल सैंपल। कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो निकल सरफेस पर किया था और इस तरह निकल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर भी इस पर इन्होंने काम इनके हो गया था। यानी कि इन्होंने से निकल सैंपल यानी कि निकल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर लिया था। ओके, अब ये देखें प्रैक्टिकल है कि हमारे पास ये निकल सरफेस है और हमारे पास ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट है, इसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया है और बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 54। ओके, जब हम इस बैटरी की मदद से इस फिलामेंट को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, हीट करेंगे,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस निकल सरफेस पर स्ट्राइक होंगे, ओके। जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस मेटल सरफेस पर फॉल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ओके। और डिफ्रैक्ट होकर ये इलेक्ट्रॉन्स एक डिटेक्टर में जाएगा। ये हमारे पास एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये मेजर करता है, ओके। और जो ये हमारे पास ये डिटेक्टर है ये मूवेबल है, यानी कि ये डिटेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं जानते कि जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इस निकल सर्वर से निकल कर इस साइड पर जाएंगे या इस यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमने इधर मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लिया हुआ है। इसको हम इधर भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। वो किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस साइड पर जा रही है तो हम डिटेक्टर को इधर ले आएंगे, ओके। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ये था हमारा डायग्राम ए। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की बीम यानी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और डाइफ्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन के दरम्यान हमारे पास ये एंगल है, और निकल क्रिस्टल और इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरम्यान हमारे पास जो एंगल है वो है अल्फ़ा, ओके। अब नेक्स्ट देखें, चूँकि हम जानते हैं जो निकल सरफेस होता है ये हमारे पास क्या है, निकल क्रिस्टल लिया हुआ है। निकल सरफेस जो हमने लिया हुआ है ये सॉलिड है, हमारे पास क्या है, सॉलिड। जिस तरह हम जानते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होता है कि सॉलिड में जो होते हैं एटम वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पर पड़े हुए होते हैं, तभी जाकर वो क्या नाम लेते हैं, सॉलिड बनता है ना। अदरवाइज अगर एटम्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं, वो मूवेबल हो सकते हैं, तो सॉलिड तो नहीं ना होगा, वो लिक्विड की शक्ल में होगा, ओके। इसलिए जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि उसमें एटम्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पर होते हैं। तो इसलिए ये निकल क्रिस्टल को मैंने इस तरह लिख लिया, ये एक और ये देखिए हमारे पास ये एटम्स है निकल क्रिस्टल के अंदर फिक्स्ड पॉइंट पर, ओके। तो देखें जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पहली बम्बारमेंट आई उसको हमने फर्स्ट जो लेयर थी ऑफ निकल क्रिस्टल पर उस पर फॉल करी, तो ये इस पर यहाँ इस एंगल पर डिटेक्ट होगी, निकल गई, ओके। जब हम सेकंड बम्बारमेंट कराएंगे तो वो ज़ाहिर बात है नीचे आएगी, ओके। तो वो भी डायफ्रैक्ट हो जाएगा डिटेक्टर के पास, ये डिटेक्टर लगा हुआ हमारा चली जाएगी, ओके। और इन दोनों लेयर के दरम्यान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो D = 215 पिकोमीटर है, ओके। अब ये हमारे पास जो था ना प्रैक्टिकल वो हमारे पास हो चुका है। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये देखिए, जिस तरह हम जानते हैं ये फार्मूला है डी ब्रोगली का, λ = H/P। ये वेवलेंथ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये हमारे पास मोमेंटम है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इसको हमने डिस्कस किया था, ओके। और एज वी कैन आल्सो राइट एज, जो ये फार्मूला हमने भी पिछली वीडियोस में इसको इस पर बात की थी, इस फार्मूले पर, ओके। तो इस फार्मूले से हमने वर्क अलहदा कर लिया, ये मेरे पास वर्क है, ये मेरे पास वोल्टेज और ये मेरे पास चार्ज है, ओके। यहाँ से हमने वर्क अलहदा किया तो क्यू वी अलहदा इकट्ठे हो गए, तो इक्वेशन बन गई। जिस तरह हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क होता है। ये कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। वहाँ यह चीज़ हमने उधर से ली है, ओके। चूँकि हमने इधर जो इधर ये देखिए जो हमारे पास इधर फंक्शन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही हो रहा है, ओके। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी को वर्क के बराबर लिख सकते हैं, और काइनेटिक का फार्मूला हम जानते हैं के बाद और mv² होता है, इसको हमने वर्क के बराबर इक्वल किया। तो इधर हमने वर्क की वैल्यू इधर पुट कर दी, इस तरह लिख दिया, ओके। तो ये इस 2 को हम इधर लेकर मल्टीपल हो गया, ओके। अब हम दोनों साइड पर m से मल्टीपल कर देंगे, ये m² हो जाएगा, ये इधर m से मल्टीपल कर तो ये हमारे पास बन गया 2eV और m। अच्छा यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, ये एक ये वी है और एक ये वी है। जो ये वी है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। और ये हमारे पास वोल्टेज है जो कि हम फिलामेंट को दे रहे थे, ये हमारे पास ये वोल्टेज है, ओके। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, ये दोनों साइड पर स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो mv =
हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गया और हमारे पास इक्वेशन 1 ये है। ओके, नेक्स्ट देख चलते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये एम वी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, इधर पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम इधर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं ये प्लॉन्क कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू -34 और 2 का वैसे ही है। ई के हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1.6 इंटू -19 होती है। और वी वोल्टेज हमने कितना दिया था, ये देखिए वोल्टेज हमने इधर क्या दिया था 54 दिया था, तो इधर हमने 54 लिखा। और हम देता है ये मैस है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है 9.1 इंटू -31। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई है लैम्बडा की, यानी वेवलेंथ की इक्वल टू 166 पिकोमीटर आई है। 166 पिकोमीटर ये वैल्यू आई है। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है। ओके, जबकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, जबकि जो डी ब्रोगली ने यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये हाइपोथेसिस दे दिया था कि जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ हो सकती है 165 पिकोमीटर होगी। यानी कि इसने डी ब्रोगली ने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन जब बाद में डब्ल्यू जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया तो वाकई ही पता लगा कि 166 की पॉइंट की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू इससे मिल रही है, यानी कि 99% मिल रही है। तो इसलिए डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुका था कि डी ब्रोगली ने सही कहा था कि अगर अगर एक लाइट बिहेव कर सकती है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल भी एज बिहेव कर सकता है एज अ वेव। तो इन दोनों फार्मूला से हम साबित कर ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो हम ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, डिटेक्टर में जा रहे हैं, इससे हम साबित कर सकते हैं जी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर रहे हैं एज अ वेव शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डी ब्रोगली वैल्यू से मिल रही है। ओके, सो प्रूव दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपने जो मैंने बता दिया। ओके, अब ये बात बता दी। अब इस बात को हम एक सेकंड वेव से भी देख सकते हैं, सेकंड वेव से भी प्रूव कर सकते हैं। हम वो कैसे कि जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये देखें, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ से हमने ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किस तरह हुआ। अब इसको जब हम डिटेक्टर में देखेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफ्रैक्शन हुई है निकल सरफेस से, ये डिफ्रैक्शन होकर वापस गया, इसको जब हम डिटेक्टर में देखेंगे तो हमारे पास जो होगी ना वेव, जो वेव का पैटर्न होगा वो इस तरह बन रहा होगा। ये देखिए हमारे पास इस तरह बन रहा होगा, यानी कि हमारे पास ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन रहा है। ये क्या है, ये अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट आ रही थी ये भी डिफ्रैक्ट होगी, ये भी डिफ्रैक्ट, ये डिटेक्टर में चलेगी। जब हम डिटेक्टर में देखा कि इन डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, इनका जो वेव पैटर्न है वो इस तरह बन रहा है। जब हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग पर इसकी जो वैल्यूज़ है एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज़ हो रहा है और पीक पॉइंट पर आकर फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो है ना ये फिगर ये शो कर रही है कि ये डिफ्रैक्शन है, कि ये जो पैटर्न है ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। चूँकि हम जानते हैं कि जो लाइट की डिफ्रैक्शन होती है उसमें भी इस तरह ही होता है कि पहली जो होती है ना एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज़ करते हैं, फिर पीक वैल्यू पर जाते हैं, फिर भी डिक्रीज करते रहते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट मीनिंग है कि वेव की प्रॉपर्टी है। जब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन भी बिहेव कर सकता है एज अ वेव, यानी कि पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है एज अ वेव। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।